हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। मृदा या मिट्टी वह नेचुरल मास है या पिंड है जो विक्षेदित या विखंडित अपक्षयित खनिजों यानी चट्टानों, कार्बनिक पदार्थों के डिस्ट्रक्शन या उसके क्षय से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से बनती है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है वो मिट्टी कहलाती है। यह एक पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ढके रहती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ यानी उसका पैटर्नल जो मटेरियल है वो जो चट्टान से मिलती है मोस्टली, और इसके अलावा जलवायु दशाएं वहाँ की या क्लाइमेट कंडीशंस, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, पानी का ढाल किस तरफ है, वनस्पतिक और समय यानी टाइम पीरियड पर निर्भर करती है कि किस तरह की मृदा है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो विभिन्न जगहों की मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और एक ही जगह की मिट्टी में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियां तथा दूसरा है दक्षिण पठार की प्राचीन वेदार और विंध्य शैली का बुंदेलखंडीय मिट्टियां। लेकिन जब हम भौतिक विभाजन के आधार पर इसे बांटते हैं तो ये तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऊपर का है भाबर एवं तराई क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पठार के बुंदेलखंडीय मृदा। जैसे कि मैप में देख सकते हैं कि ऊपर के ये जो रीजन है ये भाबर और तराई का क्षेत्र है। बीच का जो हिस्सा है ये मध्य मैदानी भाग है। दक्षिण का पठारी भाग या बुंदेलखंड मृदा या मिट्टी। तो पहले हम बात करते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टियों के बारे में। भाबर पर्वत पदीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बलुआ तथा कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित होती हैं जो काफी छिछली होती हैं। अतः जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है। यहाँ ज्यादातर झाड़ियां एवं वन पाए जाते हैं। भाबर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। यह महीन कणों के निक्षेप से निर्मित होती हैं। तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली एवं नम तथा उपजाऊ होती है। इस मृदा में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं गंगा के विशाल मध्य मैदान की मृदाओं के बारे में। पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रदेश के मध्य भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेप से निर्मित है। इस मैदान में पाए जाने वाली मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। अर्थात गंगा यमुना की जो विशाल मिट्टी है उसे जलोढ़ मृदा, कद्दारी या भात मृदा के नाम से जाना जाता है। ये मृदाएं कॉप मिट्टी, कीचड़ या बालू से निर्मित होती हैं। ये मिट्टी बहुत गहरी होती हैं और पूर्ण विकसित दशा में होती हैं। इसमें पोटास तथा चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मृदा क्षेत्र की मिट्टियां मैच्योर यानी परिपक्व तथा अधिक गहरी होती हैं। आदिकाल से निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है और यहाँ की मिट्टी में अधिक मात्रा में खाद देने की जरूरत पड़ती है। डेंस एग्रीकल्चर या सघन कृषि या अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की कमी होती है। अतः ये कंपोनेंट वाले खाद की आवश्यकता इस मिट्टी को पड़ती है। बांगर मिट्टी को उत्तर पूर्व के पूर्वी भाग में
उपरहार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना तथा क्षारीय उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर से लगातार प्रयोग आदि के कारण लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाए जाते हैं, जहां पर बांगर मृदा, लवड़ी और क्षारीय मृदा होने के कारण ऊसर हो चुकी हैं। ऊसर भूमि को रेह, बंजर तथा कल्लर नाम से भी जाना जाता है। ऊसर भूमि को दो प्रकार में बांटा गया है, लवणीय ऊसर भूमि और क्षारीय ऊसर भूमि। क्षारीय ऊसर भूमि भी दो प्रकार की होती है, एक रेह युक्त ऊसर और रेहहीन ऊसर। लवड़ी ऊसर भूमि के लवण अधिकांशतः सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि के ऊपरी सतह पर सफेद परत के रूप में देखे जा सकते हैं। पीएच है वो 8.5 से कम होती है। अब हम रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि के बारे में बात करते हैं। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि, जिसका कि उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है, जिसकी सतह सोडियम लवणों के कारण काला होता है और इसका पीएच 8.5 से अधिक होता है। खादर मिट्टी की बात करते हैं। खादर मिट्टी जो कि नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, ये मृदा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित होती रहती है। खादर मिट्टी को खादर या कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा हल्के भूरे रंग की, छिद्रयुक्त, महीन कणों वाली तथा बांगर की अपेक्षा अधिक जल धारण करने की क्षमता वाली होती है। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतनकॉप, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। हालांकि खादर मिट्टियों की परतें अधिक गहराई तक निक्षेपित नहीं होती हैं, फिर भी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नवीन सेडिमेंट्री मटेरियल से निर्मित होने के कारण या अवसादी पदार्थों से निर्मित होने के कारण इनकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है और खाद देने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी, ये राज्य के झांसी डिवीजन, सोनभद्र, मिर्जा, साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती हैं। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है और दो प्रकार की हैं, परवा और राकड़। परवा हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्षारीय है। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब एवं गंगा राम गंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ एवं कॉप मिट्टी का विस्तार होता है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिकटा, करियाल या धनका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानों भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाद वाले क्षेत्र में प्लास्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 12 फीट ऊंचे वाले टीलों को भूड़ कहते हैं। भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। काली मृदा, जिसे डेंगुर कहते हैं, प्रदेश के पश्चिमी जिले तथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा भी कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात करें तो यह मृदा शुष्क तथा आर्द्र शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उस तरह की मिट्टी होती है जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों यानी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में पाई जाती हैं। शुष्कता या हाई टेम्परेचर के कारण चट्टानें टूटती हैं, टूटकर ये बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें लवण यानी सॉल्ट या फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इसमें जीवांश पदार्थ या नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाजों की खेती यहाँ पर की जाती है। दक्षिण की पठारी या पहाड़ी मृदा के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात पहाड़ी पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। इन्हीं चट्टानों के टूटने और अनेक भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण हुआ है।
इस क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज, गंगा पार, ये मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। सामान्य तौर पर इस क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा कहा जाता है, और लेकिन थोड़े बहुत अंतरों के साथ यहाँ कई मृदाएं पाई जाती हैं। पहले जैसे कि लाल मृदा या लाल मिट्टी, परवा या पड़वा, मार या माट मिट्टी, राकर या राकड़ मिट्टी, भोटा मिट्टी। इस क्षेत्र में काली मृदा को करेल, कपास अथवा रेगुर नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर एवं तिलहन प्रमुख उपजें हैं। भोटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। रंग में ये मृदा कुछ लालिमा लिए होती हैं। जहां इन चट्टानी कणों के साथ हल्की दोमट का मिश्रण हो गया है, वहां इस मृदा में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। मार या माड मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती हैं। माड या मार मिट्टी में सिलिकेट, लोहा और एल्युमिनियम खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसका रंग काली या रेगुर मृदा के समान चिकना या काला होता है। इसमें 60% सिलिकेट होता है, 15% लोहा और 25% एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। मार या माड मिट्टी में जल पाने पर यह मृदा गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में कृषि कार्य करना कठिन होता है। अतः माड मिट्टी में अल्प अवधि वाली कुछ फसलें उगाई जाती हैं। माट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी या लाल मृदा के बारे में। यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी पाई जाती है तथा इसमें लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। अतः इस मृदा में होने वाले जो फसलें हैं वो दलहन और तिलहन की खेती होती है। इन सभी जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं यह दो प्रकार की होती है। पहला है परवा तथा दूसरा है राकड़। परवा जो कि हल्की रेतीली या रेतीली दोमट है, जबकि राकड़ क्षारीय होती है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती हैं। यह हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है जिसमें जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। इस मृदा में सिंचाई और खाद के उपयोग से औसत दर्जे की उर्वरता प्राप्त की जा सकती है। इस मृदा में ज्वार यानी खरीफ और चना यानी रबी फसल की उगाई की जाती है। अब हम बात करते हैं राकड़ मिट्टी की। तो राकड़ मिट्टी ये लाल मिट्टी है। यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। राकड़ मिट्टी लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। मोटी राकड़ और पतली राकड़ के रूप में इसे दो वर्ग हैं। मोटी राकड़ माड मृदा जैसी और मोटी राकड़ माड मिट्टी जैसी होती है और पतली राकड़ जो कि हल्की रूप में होती है। राकड़ में जैव तत्व की कमी पाई जाती है। खाद के प्रयोग से इसमें कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। सामान्यतः इस मिट्टी में तिल जो कि एक खरीफ फसल है और चने जो कि एक रबी फसल है की खेती की जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित या बाढ़ से क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं बंजर तथा भाट नामक मृदा की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिले में पाई जाने वाली बंजर तथा भाट नामक मिट्टी होती है। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश में ढूंग के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। टर्शरी मिट्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है।
उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग की जो मिट्टी है, यहाँ पर फॉस्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। मृदा अपरदन के बारे में या सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं। जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने अथवा उड़ने की क्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अर्थात जल बहाव अथवा वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी किसी अन्य स्थान पर चले जाए तो यह मृदा अपरदन कहलाता है। खेतों की ऊपरी सतह की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है और यह मिट्टी सबसे पहले कटती है या बहती है। प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वनस्पतियों के कम हो जाने और मानवीय प्रयासों से वनस्पतियों के नष्ट किए जाने से प्रतिवर्ष हजारों हेक्टेयर की भूमि नष्ट हो जाती है। सॉइल इरोजन आज हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरा है। मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारक हैं, जलीय अपरदन और वायु अपरदन। इसमें से उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होती है। जलीय अपरदन भूमि पर वनस्पति के अभाव, ढालदार स्थानों पर खेती करना और बिना सोचे समझे जुताई करते रहना, अनियंत्रित वर्षा या बाढ़ के समय खेतों को खाली रखना, वनों की अनियंत्रित कटाई एवं चारागाहों की अनियंत्रित चराई और भूमि की प्रकृति के आदि कारणों से जलीय अपरदन तीव्र गति से होता है। जलीय रूप है जैसे कि शीट इरोजन, जो कि समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होती हैं। परत अपरदन भी कहते हैं। इसे किसान समझ नहीं पाते और खेत की उर्वरता कम होती रहती है, इसलिए इसे किसान की मौत कहा गया है। क्षुद्र सरिता शरण यानी बारिश की वजह से होने वाले थोड़ी ढालदार खेतों में ऐसी इरोजन होता है और पतले पतले नालियों के रूप में यह दिखाई पड़ता है। गली इरोजन थोड़ा अधिक ढाल पर खेतों पर होता है। जो चंबल नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में गली इरोजन सर्वाधिक है। इसमें उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में गली इरोजन, दक्षिणी क्षेत्र में रिल इरोजन तथा पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में शीट इरोजन विशेष रूप से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसून वर्षा की प्रकृति है, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा एवं आगरा हैं। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के अन्य फैक्ट के साथ हम मिलते हैं। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।